नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। ग्लोबल अड्डा पुनीत जो लेकर आते हैं, पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अपडेट्स वहां से लगातार आ रहे हैं कि भाई सैनिक भेजे जा रहे हैं, अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ कहा है कि हमला नहीं करूंगा, फिर सैनिकों के मूवमेंट की भी खबर है। लेकिन इन सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट ये है कि क्या अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक दूसरे के निशाने पर होंगे। एक स्कूल को लेकर वैसे ही अमेरिका बहुत सारी आलोचनाओं का, विश्व बिरादरी की आलोचनाओं का सामना कर रहा है। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वक्त, सिलसिलेवार एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले पुनीत, क्या क्या अपडेट वहां से आ रहा है मिडिल ईस्ट से? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है जिसका जिक्र आपने किया कि यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था और बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है और इसके ऊपर अटैक किया गया था। ये इसराइल की तरफ से अटैक किया गया और इसको इसराइल ने माना भी है कि हमने अटैक किया है और ये कहा है कि हमने उनके रणनीतिक अड्डे पर अटैक किया है, लेकिन दरअसल ये यूनिवर्सिटी थी। और ईरान ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला जो है वो गलत बात है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमारे छात्र हैं, वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं और उनके ऊपर ये हमला है, तो ये कड़ी निंदा भी की जा रही है। और ये भी ईरान ने कह दिया है कि आपको भी निंदा करनी होगी, अमेरिका को निंदा करनी होगी। 30 तारीख का एक अल्टीमेटम दे दिया है, या कह दें कि टाइम दे दिया गया है, हाँ, कि आपको 30 तारीख तक, इसको 12 बजे तक का समय दिया है कि आपको इसके बारे में कुछ कहना होगा, क्योंकि पहले स्कूल को टारगेट किया गया और उसके बाद फिर अब यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। और वरना इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि आप सोच नहीं सकते। फिर चाहे वो इसराइल हो या फिर अमेरिका के जो दूसरे मुल्कों में अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम टारगेट करना शुरू कर देंगे। और ये सीधी बात है कि ईरान कह रहा है आंख के बदले आंख। शुरुआत से कह रहा है कि आई टू आई, मतलब आंख, अगर हमारी आंख पर हमला होगा तो हम आपकी आंख पर हमला करेंगे। तो पहले हम हमला करेंगे नहीं, और दूसरा कि अगर करेंगे तो फिर आप जैसा करोगे वैसे ही बर्ताव हम आपसे करेंगे। लेकिन बड़े मार्के की बात है ये, इस तरह से निंदा करने के लिए टाइम लिमिट दे देना। दरअसल ईरान ने बहुत रणनीतिक तौर पर बहुत आगे बढ़त बढ़ा ली है। ठीक है, युद्ध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जीत हार, लेकिन जिस तरह से बताकर हमला करना और जिस तरह से ये कहना कि अगर आप हम पर करेंगे तो फिर हम रिटेलिएशन करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। रणनीतिक बढ़त, जिस ईरान को जाने क्या क्या कहा जाता था इस युद्ध के पहले तक, उसकी इमेज काफ़ी हद तक बदली है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि ईरान ने जो है अपने जो घातक हथियार हैं या जो उसके परमाणु मिसाइल वगैरह, वो बहुत गहरे बंकर में कहीं छुपा रखे हैं, अभेद्य जगहों पर छुपा रखे हैं। उसके बारे में अगर कोई अपडेट हो तो देखिए, अभी तक बार बार अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने ईरान के इतने स्टॉक पाइल जो है उसको नष्ट कर दिया है, इतनी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक अमेरिका को कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। उसके पीछे कारण ये है कि ईरान की तरफ से जो अपना अंडरग्राउंड जो उन्होंने पूरी सिटी बसा रखी है, वो इतनी ज़्यादा ज़मीन के नीचे है कि वहाँ पर वो जो GBU बंकर बस्टर्स बम जो हैं वो भी नहीं पहुँच सकते, ना वो वहाँ पर मार कर सकते हैं। एक रिपोर्ट या एक डेटा जो है उसके मुताबिक ज़मीन से 1400 फीट नीचे ये मिसाइल सिटी बताई जाती है। और GBU बॉम्ब की अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो वो है 200 फीट तक की। तो 200 फीट और 1400 फीट, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये बात इस तैयारी से आप ये भी समझ सकते हैं कि ईरान को पता था कि ऐसा होगा, तो ईरान ने उस अनुसार अपनी तैयारी कर रखी है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि ज़मीन के नीचे है तो जाहिर सी बात है वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एंट्रेंस भी होगी। तो उन जगहों को अगर हम बॉम्बिंग करेंगे, वहाँ पर अटैक करेंगे, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ईरान जो है वो जब चाहे अपने हिसाब से वो मिसाइल लॉन्च करता है और प्रिसाइज अटैक करता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो एक ईरान की ताकत जो है उसके आगे अमेरिका जो उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है इसराइल। अब ये कह रहे हैं कि बार बार बॉम्बिंग करेंगे तो शायद कमज़ोर हो जाए, तो वो बार बार बॉम्बिंग करेंगे तो 200 फिर 200 फिर 200 और प्रिसाइज अटैक, मतलब उसी जगह पर फिर तो कितने 200 मारने पड़ेंगे आपको GBU बंकर बस्टर बम। और ईरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ये कुल मिलाकर खबर है। तो ये जो एक बात है, एक बात और भी कही जाती है, एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि ईरान आज या कल से इस युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, वो कई सालों से इस बात को लेकर तैयार है। अगर वो कई सालों से इस बात की तैयारी कर रहा है तो उसे इस बात की जानकारी है कि अगर आप एक जगह के एंट्री गेट पे, एक जगह के मुहाने पर अगर बम बरसाएंगे तो कैसे उसका इवैक्यूएशन का प्लान होगा। एक जगह से होगा, 2 जगह से होगा, 3 जगह से होगा, ये उसकी प्लानिंग में जाहिरा तौर पर शामिल होगा। और यही वजह है, मतलब कहीं वो आपको पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बयान आता है और उसके बाद जो ईरान का बयान आता है वो बहुत मार्के का और सुनने लायक होता है। सेना की मूवमेंट की बात कही जा रही है, अब ज़मीनी जंग की बात की जा रही है।
अगर सिर्फ सेनाओं के लिहाज से देखें, जैसे कहा जा रहा है कि 5,000 जो कमांडोज हैं, अमेरिकन कमांडोज हैं, आप उनको लेकर आएंगे, होर्मुज के लिए लेकर आएंगे या मैदानी जंग में उतरेंगे। अगर हम सेना के लिहाज से देखें तो ईरान ने अभी एज भी घटा दी, मेरा ख्याल है 12 साल उन्होंने कर दी सेना में भर्ती होने की एज। अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये बहुत आसान है कि हम कहीं कमांडो भेज दें और धड़ाम धड़ाम करके सब करवा लें, जैसा कि अमेरिका की? देखिए ये आसान नहीं है। और ईरान का अगर यूं ही आप देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कंपैरिजन भी बता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ईरान की अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो उसके पास ग्राउंड फोर्सेस की ताकत सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसकी फ़ौज अच्छी खासी है। अब आप सोचें कि हम 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 अगर सैनिकों को उतार देंगे तो उसका अगर आप ऐसे कंपैरिजन देखेंगे तो ईरान के पास लाखों सैनिक हैं, समझिए आप। और ये एक तो ये, दूसरा कि आईआरजीसी की तैयारी, उसकी अपनी मिलिट्री, आईआरजीसी और तमाम जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको आप देखेंगे, पुलिसिंग देखेंगे, और साथ ही साथ और भी तैयारियां जो अभी नज़र नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बात कही जा रही है और बार बार ये बात कही जा रही है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है, और फिर ये भी खबर आई कि अमेरिका अब और अपने ट्रूप्स उतारेगा, मतलब 10,000 और उतारेगा वहाँ की स्थिति को देखते हुए। लेकिन आप ये सोचिए कि कहाँ लाखों और कहाँ कुछ हज़ार, तो हर बार ये नहीं हो सकता कि कुछ मतलब ये हिंदुस्तान में जो गाथाएं सुनाई जाती हैं हमारे वीरों की, हर जगह ऐसा नहीं दक्षिण होता की फिल्मों में जो दिखाई जाती है, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आप समझिए ईरान पूरी तैयारी से है, और ईरान का कॉन्फिडेंस ये है कि ईरान ने अमेरिका की तरफ से जो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक वीडियो अमेरिका की तरफ से जो जारी किया गया था मिलिट्री की तरफ से, उसको रिपोस्ट करते हुए कहा है कि आइए हम आपके लिए तैयार हैं, हमने तो बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी, और आएँ तो अपने डायपर साथ में लाना ना भूलें। ये भी ईरान ने कह दिया है। तो कितनी बड़ी ये बात कह दी गई है कि अगर आए तो अपने डायपर साथ में लेकर आए। एक और बात जो पूरे युद्ध के दौरान सामने आई है, चाहे शाही ड्रोन की बात कर ली जाए या फिर छोटी छोटी टेक्निक कि कैसे बड़ी बड़ी मिसाइलों को चकमा देना है, कैसे बड़े बड़े युद्धपोतों को घुमा के रख देना है, कैसे एयरक्राफ्ट पर हमला करना है या फिर एयरक्राफ्ट को कंफ्यूज करना है, ये सब ईरान ने बताया है। ये भी कहा जाता है कि ईरान जो होर्मुज स्ट्रेट वाला एरिया है, छोटे जहाज, छोटा सैन्य दस्ता, छोटे छोटे मतलब लैंडमाइन लगाने में एक्सपर्ट लोग जो जिन्हें छोटे मोटे जहाज से जाकर वो लैंडमाइन तत्काल वहां पर लगा सकते हैं, ये किस्से कहानियां हैं या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत है। और ईरान की, जैसे ये सबको पता है कि इराक के साथ जो वॉर हुआ था उसके बाद और इराक के साथ जो वॉर हुआ था उसमें इराक की तरफ से अमेरिका का सपोर्ट था। तो बहुत पहले ही ईरान इस चीज़ को समझ चुका था कि हमको आने वाले वक्त में क्या ताकत अपनी और किस तरीके से ताकत बढ़ानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस पूरी दुनिया को एक नए तरीके से वॉर लड़ने, देखिए अभी तक तो आप समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, मतलब आपकी सुरक्षा अभेद्य है। आयरन डोम आपके पास है तो आपकी सुरक्षा अभेद्य है। आपके पास पैट्रियट मिसाइलें हैं तो आपकी सुरक्षा अभेद्य है। आपके पास एरो सिस्टम है तो आपकी सुरक्षा अभेद्य है। और इसराइल जो है वहाँ पर कोई भी मिसाइल नहीं गिर सकती। ये बात बार बार कही जाती थी और ये बताया जाता था कि सबसे मजबूत अगर एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो है इसराइल का। लेकिन ईरान ने इसको गलत साबित कर दिया। ईरान ने बता दिया कि मिसाइल पावर से बहुत कुछ हो सकता है। ईरान ने ये बता दिया कि मिसाइल पावर ही नहीं, इतनी महंगी मिसाइल क्यों मारेंगे, हम ड्रोन्स मारेंगे और आपकी मिसाइलों को कर देंगे। तो एक बिल्कुल आप समझिए कि नई दुनिया है और नई दुनिया का नया तरीके का युद्ध लड़ने का तरीका है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये मुश्किल अब खड़ी हो रही है खाड़ी देशों के लिए ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि ये निर्भर थे अमेरिका पर। अमेरिका के ठिकाने थे, इनको लगता था कि अमेरिका के ठिकाने हैं, कुछ होगा नहीं। लेकिन ईरान ने बड़ी बात क्या है कि ईरान पूरे खाड़ी मुल्क, वहीं पर तो ईरान है ना, अलग तो है नहीं। ईरान ने किसी को थ्रेटनिंग नहीं दी, किसी के साथ कुछ किया नहीं। और ईरान ने जब युद्ध शुरू हुआ तब ये बताया था कि ये रीजनल वॉर में तब्दील क्यों होगा, क्योंकि आपकी ज़मीन इस्तेमाल होगी तो हम उस पर हमला करेंगे। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें जो भी बाकी लोग करते हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम ब्रदरहुड निभाने का काम अगर किया है तो ईरान ने किया। उसके बदले अब अगर उसको धोखा मिलेगा
या पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन का इस्तेमाल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ईरान उनके ऊपर हमला करेगा, उनका जवाब देगा। तो यही ईरान कर भी रहा है। अब मुश्किल ये हो गई है कि अमेरिका का पैट्रियट या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो तो बड़े महंगे पड़ रहे हैं, तो उसके दम पर या उसके आधार पर कैसे अपने मुल्क की सुरक्षा की जा सकती है, वो भी तब जब कुछ लाख का ड्रोन जो है वो करोड़ों की मिसाइल को बर्बाद कर दे रहा है या उसको मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल लग रही है। अब इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि यूक्रेन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा है, अपना बिजनेस देख रहा है, क्योंकि यूक्रेन में भी इसी तरीके से हो रहा है। रशिया इस्तेमाल कर रहा है, यही वाले ड्रोन है, शाही ड्रोन है, और यूक्रेन उससे जंग लड़ रहा है और उसको निपटा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूक्रेन को एक नया बिजनेस नजर आ रहा है, और यूक्रेन खाड़ी देशों में, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर वो अपना बिजनेस देख रहे हैं कि भाई हम आपको ड्रोन देते हैं, जाहिर सी बात है इनको चाहिए भी, तो ये खरीदेंगे भी। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका कहाँ गया। आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ललित, एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से अमेरिका का बोलबाला था, मतलब वहाँ से पैट्रियट मिसाइलें ले रहे हैं, आपको करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उतने रुपए में तो न जाने कितने ड्रोन ले लोगे आप समझिए इस बात को, सीधा सीधा फंडा। तो ये परिस्थिति नजर आ रही है। और उसमें जो ज़ेलेंस्की है वो अपने बिजनेस का भी अमेरिका के लिए, अमेरिका का बिजनेस का नुकसान भी तो हो रहा है। हाँ, मतलब अपना फायदा तो देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका का बिजनेस जो है वो डाउन भी होगा। तो मतलब ये हो सकता है कि एक आध दो दिन बाद हम ये भी सुने कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की को फिर से ओवल हाउस बुलाएं, और वो जो पिछली बार उन्होंने चौपाल लगा दी थी, तो अमेरिका कर सकता है वो। नहीं, अमेरिका ये कर सकता है कि जैसे हम आपको मतलब वो ज़ेलेंस्की को बुलाएं और बोलें कि हम आपको देखिए कितनी मदद की हमने आपको, और अपनी डील भी हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, तो आप हमको वो टेक्नोलॉजी दो, हम बनाएंगे, हम बना के हम बेचेंगे, थोड़ा सा दाम ज़्यादा कर देंगे। हाँ, एक लास्ट अपडेट, हूथी को लेकर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, पुनीत लगातार चूंकि ये सब घटनाक्रम पे नज़र रखते हैं। हूथी का बाद में आना क्या एक रणनीतिक प्लान था? और दूसरा, हूथी का जितना पावर है, जितने आपके वीडियो में आपने बताए हैं, वो क्या गेम चेंजर बनेगा? वो क्या जंग की परिस्थितियों को एकदम बदल कर रख देगा, या क्या नजर आ रहा है हूथी? देखिए, हूथीज जो हैं वो बेसिकली, हूथी का सक्रिय होना, ये तो बात सही है कि रणनीतिक है, क्योंकि इतने दिन से सक्रिय नहीं हुए थे, एकदम खामोश थे वो, ऐसा लग रहा था कि वो खुद एक सपोर्ट चाह रहे हैं यूएई कंट्रीज से। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जिसकी जब ज़रूरत होती है, अगर आप पत्ते खेलते हो तो आपको मालूम है कि कौन सा पत्ता कब पटकना है। तो कुल मिलाकर यही कहानी, एक बात। दूसरी बात ये कि हूथी अगर वहाँ सक्रिय होते हैं तो ये मुश्किल किसके लिए है? ये मुश्किल है खाड़ी देशों के लिए ख़ास तौर पर, और मुश्किल उन देशों के लिए भी है कि जिन तक तेल पहुँचता है, और कहाँ से? वो है बाब अल मंदाब करके, जो जैसे हुरमुज स्ट्रेट है, वैसे बाब अल मंदाब आइलैंड है और स्ट्रेट भी है वहाँ पर। तो वहाँ से अगर तेल गुजरेगा, उस गलियारे से गुजरेगा, तो वहाँ पर हम अटैक करेंगे। वहाँ से अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कोई तेल नहीं जाएगा, दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता जो है वो इतना लंबा है कि उसको और 12 घंटे, मतलब अगर ऑयल को जाना है तो 12-13 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। कीमत डबल हो जाएगी, लागत, जाने की लागत डबल हो जाएगी, और समय भी ज़्यादा लगेगा, नुकसान की ज़्यादा ख़तरा बना रहता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हूथी समझ रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए, मतलब ये हूथीज़ ने नहीं किया, बल्कि ये ईरान ने किया है कि कौन सा आपको कार्ड कब रखना है। इसमें इराक के मिलिशिया वो सक्रिय ज़रूर हैं, लेकिन उतने नहीं हैं। वो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और सक्रिय हो जाएं। हिजबुल्लाह सक्रिय हो चुका है, हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, क्योंकि लेबनान में इजरायली फोर्सेस घुसी हैं, तो जवाबी हमला किया जा रहा है। उधर अभी हमास, वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन क्या हमास न्यूट्रलाइज हो गया है? ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से गाज़ा से भी हमास जो है अगर एक्टिव होता है या उसकी पावर नज़र आती है, तो कुछ तस्वीर और बन सकती है, ये ऐसा लग रहा है। चलिए, तो ये इस वक्त तक के अपडेट थे, और ना सिर्फ अपडेट थे, इनका इफेक्ट क्या रहेगा वो भी हमने आपको समझाया। आगे भी इसी तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स है उसे हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। नमस्कार।